दोस्तों, आज 21 अक्टूबर हो चुका। बिहार में विधानसभा का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हमारे बहुत सारे साथी हमसे संपर्क किए कि मैं इंडिपेंडेंट, मैं छोटी पार्टियों के साथ खड़ा हूँ। पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, लेकिन संसाधन और पैसे की कमी की वजह से वो जनता के बीच में संवाद नहीं कर पा रहे और जनता भी जिन्हें पसंद करना चाहिए उसे पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि वो देख रही है कि सरकार ए बनाएगी या सरकार बी बनाएगी। जो सरकार बनाएगी उसे वोट देंगे। तो आज का ये लोकतंत्र अच्छे सच्चे लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोगों का नहीं, बल्कि ए टीम और बी टीम का हो गया है। हम ये कह सकते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई का हो गया है। हम कह सकते हैं कि एक जंगल राज जिसमें डाकुओं का राज होता है। एक सरदार अगर इनकाउंटर में या किसी वजह से नाकामयाब रहता है तो उसी डाकू के बीच में से दूसरे डाकू को सरदार बना दिया जाता है। और यही कमोबेश पूरे भारत के अंदर हो रहा है। मैंने सभी साथियों को, समझदार जो बुद्धिजीवी अपने को समझते हैं, जो 5000 पार्टियां बना करके घूम रहे हैं कि मैं व्यवस्था बदलूंगा, देश का तकदीर बदलूंगा, देश के अंदर सारे भ्रष्टाचार, क्राइम को ख़त्म करूंगा, गलत तत्वों को राजनीतिक में नहीं जाने दूंगा, ऐसी शपथ ले ले के काम करते हैं। जंतर मंतर पे और जगह पूरे भारत में धरना प्रदर्शन, आंदोलन करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते। मैंने उन्हें कहा कि आप एकजुटता दिखाइए, एक साथ बैठिए, उसके लिए एक व्यवस्था होती है, एक सिस्टम होता है, और कम संसाधन में, कम पैसे में आप वो काम कर लेंगे जो लोग नहीं कर सकते। और फिर देखेंगे कि ये जो जितने भी आप बड़ी पार्टियां जो के नाम पे जो वोट पड़ता है, एक सरदार दूसरे सरदार को जो सत्ता परिवर्तन होता है, ये सब खत्म हो जाएगा। और इसके लिए इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, आपसी सद्भाव और प्यार और एकता की ज़रूरत है। और इसीलिए मैंने सामाजिक काम करते हुए, अपने जीवन में कई चीज़ें छोड़ते हुए एक पार्टी का भी गठन किया था कि ताकि अच्छे सच्चे लोगों को हम चुनाव कर सकें, जोड़ सकें। लेकिन बहुत अथक प्रयास करने के बावजूद भी मैं अभी नाकामयाब हूँ, लेकिन मेरी संघर्ष, मेरा प्रयास जारी है। और उसी क्रम में मैंने हज़ारों से ज़्यादा मैगजीन्स का संपादन किया, 7 किताबें लिखी, और भी किताबें लिखने का अभी हमारा सिलसिला है। लेकिन अभी मेरी भी कुछ आर्थिक और कई बातों की वजह से, कई बाधाओं की वजह से उन किताबों का प्रकाशन अभी रुका हुआ है। कुछ महामारी और कुछ असहयोग साथियों का भी हमें मनोबल को तोड़ता है। लेकिन मैं ऐसे मिट्टी से बना हूँ कि कितना भी टूट जाऊँ, कितना भी गिर जाऊँ, लेकिन अपने स्वभाव को मैं नहीं छोड़ना चाहता। जो मैंने मानवाधिकार की अलग जगाने की जो अपना बीड़ा उठाया भारत के अंदर, विश्व के अंदर, उसे कामयाब कर रहा हूँ। अब अहरा का न सिर्फ सरकार, न सिर्फ सभी पार्टियाँ, बल्कि भारत में हजारों से ज़्यादा मानवाधिकार पर और अहरा से निकले हुए तथाकथित लोग, इंटरनेशनल और तरह तरह के नामों से लेकर के ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार पर संस्थाएं चला रहे। मैं कई बार कहा कि भैया अगर नीयत ठीक है तो ठीक है, अच्छा काम करो, मेरी आपकी शुभकामना है, सद्भावना, हम आपको साधुवाद देते हैं। जो मुझसे बन पड़ेगा मैं सहयोग भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन किसी का मिशन और विजन ठीक नहीं है, सब अपने अपने हेकड़ी में है, सब अपने अपने किसी न किसी गलत उद्देश्यों के तहत काम कर रहे हैं।
जो ये ठीक नहीं है, मानवता को बदनाम करने की, ह्यूमन राइट्स को, इंसानियत को शर्मसार करने की बात है। इसलिए हम सभी बुद्धिजीवियों को एकजुट होकर करके, हम सभी 5000 जो पार्टियां हैं, 42 लाख से ज़्यादा संस्थाएं हैं भारत में, उनमें से अच्छे सच्चे लोग जो अच्छे सोच रखते हैं, अच्छी अपना समाज को, देश को बदलने की बात करते हैं, वो एकजुटता दिखाएं और एक अच्छा रूप बन सकता है। और इसी कड़ी में मैंने जो सुशासन की बात की, आप सब समझदार हैं, आगे बढ़िए। हमने कहा कि डेली 1 बजे मैं आपको सुशासन, मानवाधिकार पे और कई किताबों के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग भारत के इतिहास पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। कल फिर बातें होंगी, और अभी तो चूँकि बिहार में सरगर्मियाँ ज़्यादा हैं, इसलिए बिहार की बार बार बातें हम कर रहे हैं आपसे। तो आइए आज हम भारत के इतिहास का थोड़ा सा अवलोकन कर लेते हैं, और हमारी जो मानवाधिकार और सुशासन की किताब में ये अंकित है, उसी को हम कोट कर रहे हैं। तो हमारे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भारत एक सनातन राष्ट्र है। भारतीय दर्शन के अनुसार ऋग्वेद के जशिष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। भारत को अंग्रेजी में इंडिया नाम से पुकारते हैं। इंडस वैली की वजह से इसका नाम इंडिया कहलाने लगा। प्राचीन काल में भारत आर्यवर्त, जम्बूद्वीप जैसे नामों से जाना जाता था। भारत में 17वीं शताब्दी के मध्यकाल में पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश लोग व्यापार के लिए आए और धीरे धीरे देश पर कब्जा करते गए। 1840 तक संपूर्ण देश पर उसका शासन हो गया। पहली बार 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध हुआ, परंतु उसे दबा दिया गया। इसके बाद इस देश में लगातार स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलता रहा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके बाद आज़ादी की लड़ाई और तेज हो गई। आगे चलकर इस लड़ाई में तमाम सपूतों ने हिस्सा लिया। एक तरफ महात्मा गांधी जैसे लोग असहयोग आंदोलन चला रहे थे, तो दूसरी ओर चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे नेता ने आज़ादी के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। तमाम संघर्ष के बाद 1947 में भारत आज़ाद हुआ। इसके पश्चात, और मैं एक साथ में आपको ये भी बता दूं कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन यह 99 साल के लीज पर एक शर्त पे हुआ जो भारत के जनता को नहीं मालूम। पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। गणतंत्र बनने के बाद भारत को नए सिरे से भारत को सजाने की और संवारने की नई कोशिश की गई। भारत को जब आज़ादी मिली तो देश की आर्थिक हालत खस्ता थी। देश में गरीबी और भूखमरी चारों तरफ फैली हुई थी। विदेशी शासकों द्वारा भारत के संसाधनों का शोषण किया गया था तथा भारतीयों पर जुल्म ढाया गया था। भारतीयों ने आज़ादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। हमारे तमाम रणबांकुरों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना बलिदान दिया था। बुद्धिजीवी वर्ग से लेकर गरीब, मजदूर, आदिवासी सभी ने भारत की आज़ादी के लिए हर संभव अपना योगदान दिया था। 1992 से देश में सुविधाओं का विस्तार करने का बीड़ा उठाया गया। तत्कालीन सरकार ने भारत को कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। गाँवों में ट्यूबवेल का जाल बिछा, सिंचाई के संसाधन बढ़ाए गए, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिला, जिससे भारतीय जनमानस में धीरे धीरे संपन्नता बढ़ने लगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने अपनी आंतरिक नीति और विदेशी नीति में संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। पंडित नेहरू ने कुछ राष्ट्रों के साथ मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। इसके साथ ही पड़ोसियों से रिश्ते बेहतर करने के लिए भी पंडित नेहरू ने कई कदम उठाए। चीन ने भारत की मैत्री और भावना को ठुकराते हुए युद्ध छेड़ दिया था। फलस्वरूप भारत में विकास की गति को थोड़ा विराम लगा। इसके बावजूद भारत में
आने वाली तमाम सरकारों ने देश के चहुमुखी विकास के लिए हर संभव प्रयास किए। आज भी वह प्रयास जारी है। इसी का फल है कि आज भारत कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो चुका है। आज आधुनिक भारत की हम बात करें तो भारत के इतिहास पर यदि निगाह डालें तो मानवाधिकार से संबंधित कई घटनाएं ऐसी भी है जो आज़ादी के पहले हुई थी। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज व हिंदू सुधारवादी आंदोलनों के अथक प्रयास के बाद तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया था। यह एक अत्यंत ही मानवतावादी कदम था। यह अत्यंत ही अमानवीय प्रथा थी जिसमें पति की मृत्यु के बाद महिलाएं भी जिंदा आग में जल जाती थी। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू हुआ, जिसके अंतर्गत 14 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चों के विवाह पर रोक लगाई गई। इसके पश्चात भारत ने 1947 में आज़ादी हासिल की तथा 1950 में भारत पुनः गणतंत्र राज्य बना। गणराज्य बनने के साथ ही मौलिक अधिकारों को भी महत्ता दी गई। 1955 में हिंदू परिवार कानून में सुधार किया गया, जिसके अंतर्गत हिंदू महिलाओं को और अधिकार दिए गए। 1975 से 1977 का समय भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इसी बीच आपातकाल लागू किया गया था। इस अवधि में तमाम अधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं घटी। इसके बाद भारत ने कई क्षेत्रों में बेमिसाल तरक्की की और सरकार द्वारा कई अच्छे अधिनियम भी पास किए गए। 1993 मानवाधिकार संगठन अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। इसके पश्चात भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना, विज्ञान, कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। समय समय पर कई अच्छे विधेयक पास हुए, जिसमें सूचना के अधिकार का अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, भारतीय खाद्य सुरक्षा बिल और शिक्षा संबंधी विधेयक प्रमुख है। भारत में मानवाधिकारों के संबंध में जागरूकता काफ़ी पहले आ गई थी। इसके बाद AHRA ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने देशव्यापी जागरण अभियान छेड़ा। इसी तरह से तमाम संगठन भारत में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बने। भारत बहुधर्मी व बहुसंस्कृति वाला देश है। 32,87,590 किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र में फैले देश की आबादी 1,81 करोड़ के पार कर चुकी है। भारत में शिक्षा की प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। केरल जैसा राज्य पूर्णतः साक्षर हुआ। इसके बाद केरल से चली शिक्षा की आंधी देश के कोने कोने तक पहुंची। आज भारत के युवा भारत के बेहतर विश्वविद्यालय और अच्छे संसाधनों के अलावा विश्व के अच्छे विश्वविद्यालयों में तमाम शिक्षा संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। भारत के मध्यम वर्गीय समाज में भी शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी। समानता के लिए शिक्षा सबसे बड़ी कुंजी है। इसके अलावा भारत में अधिकारों को लेकर भी लोगों में जागरूकता बढ़ी है। मानवाधिकारों के बारे में भी जनमानस पहले से काफ़ी जागरूक हुआ है। भारत का संविधान एक प्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली है। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार यहाँ काम करती है। भारत में संसदीय प्रणाली है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से प्रभावित हुआ और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं। भारत का संविधान एक बड़ा लिखित संविधान है। इसमें कई अनुसूचियां हैं। भारत में राज्य की शक्तियां केंद्रीय तथा राज्य सरकारों में विभाजित की जाती है। दोनों की सत्ता अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण मानी जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की गरिमा और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को एकत्रित्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। इस ज्ञात को हो कि हमारा संविधान 26 नवंबर
1949 को ही स्वीकार कर लिया गया था, परंतु इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार हमारे यहाँ लोकतंत्र के 3 स्तंभ बताए गए हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार, नीतिक निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य भी निहित है। हमारे संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो मुख्य रूप से समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी तरह नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी संविधान में निहित है, जिन्हें बाद में एक संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। आज समय की पाबंदी है, मैं लगातार थोड़ा सा अस्वस्थता महसूस कर रहा हूँ, दवाइयाँ चल रही है। जल्द ही आप लोग की दुआ से, और मेरा नाम ही है दुआ, तो ये दुआ मिल करके शायद मैं कुछ आपके काम आ सकूँ, ठीक हो जाऊँगा। और फिर मेरी अंधाधुन ये थोड़ी सी कोरोना का मार ख़त्म होता है तो मेरी 10 दिसंबर से लगातार कई राज्यों का भ्रमण और कई देशों का भ्रमण मैं शुरू करने जा रहा हूँ। लगातार हमारे झारखंड में, रांची में, कलकत्ता में, तेलंगाना में, हमारे तमिलनाडु में और कई राज्यों में प्रोग्राम चलेंगे। उसमें आप सब लोग हिस्सा लें, भाग लें। और अब तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप 1 बजे से लेकर के 1:30 तक हमारे मोबाइल पे फ़ोन ना करें, क्योंकि मैं आपके साथ फेसबुक पर लाइव रहता हूं। आप उससे जुड़ें और उन्हें अपने भाषा में अपने तरीके से वीडियो बना करके उसे टाइप करके मैटर को अपने ग्रुप में तमाम साथियों को भेजें, आहरा को के अपलिफ्टमेंट के लिए और लोगों की अवेयरनेस में हिस्सा लेने के लिए। बार बार मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, ये सब का ड्यूटी है, सिर्फ डॉक्टर दुआ का नहीं है, बल्कि हम तमाम लोगों को जो मानवाधिकार से जुड़े हैं, जो हमें मानवीय मूल्यों के लिए काम करना है, इंसानियत के लिए काम करना है। जो कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, ये वक्त बताएगा। ये हमारे ऊपर भी जो बैठे हैं, जो हम जिसे भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर कहते हैं, वो भी सबक देता रहता है, वो भी सज़ा देता रहता है। तो उनकी सज़ा से बचें। और आपका अपना जो दुआ है, डॉक्टर दुआ, जो आहरा और एनपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसका भी आप लोग दुआ लेते रहें, साथ रहें और आगे बढ़ाएं। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सबका नमस्कार।